transportation in living organism. So all the living organisms, whether they may be unicellular or multicellular, all living organisms in the world, whether they may be unicellular or multicellular, show the important property, that is exchange of material, exchange of materials, exchange of materials with their surroundings. They exchange their material with their surrounding, that is living organism. This is living organism, and this is atmosphere, that is surrounding of living organism. So living organism take up oxygen from atmosphere, that is from surrounding air, and living organism given up carbon dioxide to the surrounding. So this is the most important property of all living organism, that is exchange of material. This is most important function of all living organism, that is exchange of material. So they exchange material with their surrounding environment, with their surrounding environment, as well as exchange of material takes place between the parts of cells and organs. Exchange of material takes place between parts of cells and organs. So this is a cell, and this is neighboring cell, and this is interstitial fluid or body fluid. This is interstitial fluid, exchange of material takes place between cell and this interstitial fluid. Oxygen enter into the cell through this interstitial fluid, and carbon dioxide is eliminated from the cell in this interstitial fluid. So exchange of material takes place between the parts of cells, and exchange of material takes place with the organs. ऑर्गन्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, सेल्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा. कैसे होगा? तो जैसे सेल के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, सेल के अंदर के जो पार्ट्स है उनमें भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. समझ में आया ना? जैसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ मटेरियल आते हैं, कुछ मटेरियल बाहर जाते हैं. ये सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कुछ मटेरियल बाहर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ मटेरियल अंदर आते हैं. जैसे वेस्ट मटेरियल है तो वो सेल से बाहर जाएगा, एंड जो न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, वो बाहर से सेल के अंदर आ जाएंगे. तो ऐसे सेल के अंदर भी होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. दो सेल के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ऐसे दो सेल्स के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. ऑर्गन्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. एनी डिफ़िकल्टी? सो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. exchange of material and transportation, and exchange of material takes place with
their surrounding atmosphere, surrounding environment, as well as between the parts of cells and the organs. Any difficulty? Next point. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने एटमॉस्फेयर से क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है. और क्या लिया है? न्यूट्रिएंट्स. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलेगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से मिलेगा. अब ये जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है उनके बॉडी में सर्कुलेट होंगे. समझ में आया ना? जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन लिया, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने न्यूट्रिएंट्स लिए. न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ले रहे. फिर ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है उनके बॉडी में सर्कुलेट होगा, क्योंकि जब वो लेंगे तो एक जगह पर वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एक जगह पर आएगा. जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सीजन. जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है वो न्यूट्रिशन. लेकिन वहाँ से, लंग्स से पूरे बॉडी को, या फिर इन एलिमेंट्री कैनाल से पूरे बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिस्पेक्टिवली क्या होगा? सर्कुलेट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. समझ में आया ना? ऑक्सीजन भी सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स भी सर्कुलेट होंगे पूरे बॉडी में. क्यों सर्कुलेट होंगे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स? तो फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से लेंगे. वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे. क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाएंगे फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद इनके बॉडी में वेस्ट जनरेट होगा. क्या जनरेट होगा? वेस्ट. इनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा. देन दैट वेस्ट मटेरियल इज़ गिवन आउट. वेस्ट मटेरियल इज़ गिवन आउट. सो दिस इज़ वेस्ट मटेरियल. So living organism take up oxygen and nutrients from the atmosphere. That oxygen and nutrients circulate within the body and used for metabolic activities. And waste generated by living organism is given out to the external atmosphere. Next point. Transportation. Transportation of material. Transportation of material. This is very important functions. This is very important function which is performed by all living organism. So transportation of material within the body takes place by two processes: simple diffusion and number two is active transport. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मटेरियल का,
वो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जैसे ये एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन के बाद होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड के द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दो मेथड से होगा, दो प्रोसेसेस से होगा। नंबर 1 इज सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी यूज़ नहीं होंगी, एनर्जी यूज़ नहीं होगी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होंगी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सिंपल डिफ्यूजन में जस्ट ये होगा कि जैसे सिंपल डिफ्यूजन में, सिंपल मतलब क्या होगा, जैसे लंग्स में ऑक्सीजन मोर है, ज़्यादा है, एंड ब्लड में ऑक्सीजन लेस है, कम है। ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। सिंपल डिफ्यूजन से क्या होगा कि जहाँ पर मोर अमाउंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसका जो डिफ्यूजन है, इसका जो मूवमेंट है वो होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। दिस इज़ सिंपल डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, gases from their higher concentration to lower concentration, that is a simple diffusion, and it need not required energy. सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये जो प्रोसेस है ये रहती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो ज़्यादा हो, सिर्फ सेल को खींचना है वो मटेरियल, सेल को चाहिए तो सेल खींचेगी वो मटेरियल, जहाँ है वहाँ से सेल खींच लेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे हम, तो इसके लिए सेल को एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये हो रहा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो इसके लिए सरफेस क्या चाहिए? इसके लिए सरफेस एरिया ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉडी पार्ट्स। ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी लगेगा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए बॉडी का। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी पार्ट्स होना चाहिए लेस। दो बॉडी पार्ट्स के बीच में का डिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब बॉडी पार्ट्स नज़दीक होने चाहिए। एंड बॉडी का जो सरफेस एरिया है, बॉडी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा चाहिए, लार्ज होना चाहिए बॉडी का सरफेस एरिया। एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कैसे होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे
ये बॉडी है, ये सरफेस एरिया देखिए कैसे लार्ज सरफेस एरिया है। समझ लो ये ऑर्गन्स है या फिर बॉडी पार्ट्स है, ये कैसे है, नज़दीक नज़दीक है। तो सरफेस एरिया बॉडी का बड़ा है अगर, और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कौन से मेथड से होगा? सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एक एक ले लेंगे हम। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस जो है, साइक्लोसिस ये एक प्रोसेस है। दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। साइक्लोसिस से क्या होगा? साइक्लोसिस से होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होगा, लेकिन ये होगा इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। साइक्लोसिस किसके लिए यूज़ होता है? साइक्लोसिस यूज़ होता है इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए। साइक्लोसिस यूज़ होता है इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन साइक्लोसिस है क्या? साइक्लोसिस ये ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। साइक्लोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग organisms. Cyclosis takes place almost in all living organisms. साइक्लोसिस मतलब स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस मतलब स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस मतलब स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, फॉर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस, सो दिस इज साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस में क्या होता है? साइक्लोसिस में इस तरह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। किस में होती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट? साइटोप्लाज्म में। वो किसके लिए है? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए। स्ट्रीमिंग मूवमेंट से क्या होता है? यहाँ का मटेरियल यहाँ चला जाएगा, यहाँ का मटेरियल यहाँ चला जाएगा, तो पूरे साइटोप्लाज्म में उस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सो साइक्लोसिस मीन्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस होता है WBC में। साइक्लोसिस कौन से सेल में होता है? साइक्लोसिस होता है रूट हेयर सेल में, WBC में, वाइट ब्लड सेल में, अमीबा में, पैरामीशियम में। साइक्लोसिस होता है। ये सारे साइक्लोसिस के एग्जाम्पल्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब उनका सेल, उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी साइक्लोसिस होगा। सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है तो कौन से मेथड से होगा? साइक्लोसिस से होगा। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क का, तो क्या आप लिख सकोगे उसका आंसर? व्हाट इज साइक्लोसिस? ये लिखना आएगा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, एंड साइक्लोसिस occurs for transportation of material within the cell,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल within the cell, that is intracellular transport. Transport and cyclosis takes place in almost in all living organism. Takes place almost, यहाँ लिखना चाहिए था मैंने, almost in all living organisms. Streaming movement of cytoplasm. This is the definition of cyclosis. Examples: root hair cell. रूट हेयर सेल आप सबको पता है, रूट पर जो हेयर्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर्स. व्हाट इज रूट हेयर? दैट इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ सेल इज कॉल्ड रूट हेयर. इट इज़ फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. रूट हेयर सेल में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, WBC में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, अमीबा में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है. ये जो पैरामीशियम है इसमें भी कैसा क्या होगा, इसमें भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है. इस तरह से समझ में आया? तो पैरामीशियम की डायग्राम थोड़ी सी ऐसी रहती ना. साइक्लोसिस. इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ले लेंगे हम ऑर्गेनिजम्स का, सेकंड वन. इन स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स में क्या होता है? स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स इनकी बॉडी कैसी होती है? जैसे हम साइकॉन की बॉडी निकालेंगे, साइकॉन. साइकॉन का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. देखिए ये वाला इस तरह से रहता है ना, साइकॉन है ये है सबस्ट्रेटम. फाइलम पोरीफेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन्हें क्या बोला जाता है? स्पॉन्जेस. दे आर एक्वेटिक. देखिए ये सिलेंडर शेप बॉडी है. ये जो एक पोर है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम. क्या बोलते हैं हम इसे? ऑस्कुलम. यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरे बॉडी में. ऑस्टिया, करेक्ट, ऑस्टिया. तो हाइड्रा भी पता है, ये हाइपोस्टोम है हाइड्रा का. इस तरह से ये है ना, हाइड्रा की बॉडी है. इसको एक बर्ड निकाल देते हैं. यहाँ पर क्या होते हैं? टेंटेकल्स है ना. टेंटेकल्स में क्या होता है? निडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स. इसलिए सिलेंट्रेटा को क्या बोलते हैं? निडारिया. क्योंकि इनके जो टेंटेकल्स है उनमें एक निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं. निडोब्लास्ट सेल्स जो है स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं हम इसे. निडोब्लास्ट सेल्स या फिर स्टिंगिंग सेल्स. तो सिलेंट्रेट्स को निडारिया भी बोला जाता है. तो इनकी भी बॉडी ये हाइपोस्टोम है ना, तो इनमें भी सिलेंट्रेट्स. ये डायग्राम है हाइड्रा का, ये है साइकॉन का. इनके बॉडी में कैसा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. देखिए वाटर, ये एक्सटर्नल वाटर जो है, एक्सटर्नल वाटर एंटर इनटू द बॉडी कैविटी. एक्सटर्नल वाटर, ये तो एक्वेटिक है ना. एक्सटर्नल वाटर एंटर इनटू द बॉडी कैविटी थ्रू लार्ज पोर दैट इज ऑस्कुलम. ऑस्कुलम से पानी अंदर आएगा बॉडी कैविटी में, ऑस्टिया से पानी बाहर चला जाएगा.
समझ में आया? ऑस्कुलम से पानी अंदर आया, ऑस्टिया से पानी बाहर चला गया। जो भी पानी के साथ आया था, फूड मटेरियल जो भी इनको चाहिए, सब बॉडी के अंदर क्या हुआ, कैप्चर हो गया। समझ में आया? ऑस्कुलम से पानी आया, ऑस्टिया से बाहर गया। तो इनमें इस तरह से होता है इन ट्रांसपोर्टेशन। कैसे होता है? तो सराउंडिंग वाटर एंटर इनटू द बॉडी कैविटी, सराउंडिंग वाटर एंटर इनटू द बॉडी कैविटी and surrounding water moves through the body cavity. Surrounding water moves through the body cavity and then that water leaves the body through ostia, through ostia. इस तरह से इनमें स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में इस तरह से होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सर्कुलेशन इस तरह से होगा। नेक्स्ट, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें पेरेनकाइमल सर्कुलेशन होता है। फ्लैटवर्म्स में क्या होगा? फ्लैटवर्म्स हमें पता है, जैसे प्लेनरिया है, टीनिया सोलियम है ना, लिवर फ्लूक है। तो फ्लैटवर्म में प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम में आते हैं फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म में होता है पेरेनकाइमल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन होगा फ्लैटवर्म में? पेरेनकाइमल सर्कुलेशन होता, पेरेनकाइमा से सर्कुलेट होता बॉडी फ्लूइड। समझ में आया ना फ्लैटवर्म में? इसके बाद जो राउंड वर्म होते हैं, एसहेल्मिन्थिस, राउंड वर्म का फाइलम कौन सा है? एसहेल्मिन्थिस, है ना। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी है, इसके बाद वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है। राउंड वर्म राउंड होते हैं, फ्लैट वर्म फ्लैट होते हैं। राउंड वर्म्स में, ये जो राउंड वर्म्स है इनमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स अब्सेंट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स से होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनी है ना ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रहता, ब्लड मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड सर्कुलेट होता है और सर्कुलेटिंग ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इनमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट है, तो इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लैटवर्म्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है। राउंड वर्म में एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लैटवर्म्स में पेरेनकाइमल सर्कुलेशन होता है। एंड साइक्लोसिस किसके लिए किया जाता है? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा तो बराबर इसका ऑप्शन लिखना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट राउंड वर्म में है। राउंड वर्म में बॉडी ब्लड वेसल्स नहीं है, तो राउंड वर्म में ब्लड वेसल्स नहीं, इसलिए जो उसका विसरा होता है, यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे। तो राउंड वर्म में जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, राउंड वर्म में जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। जैसे ये विसरल ऑर्गन है, विसरा है ये, इसे बोलेंगे हम विसरा।
या फिर विसरल ऑर्गन। बॉडी फ्लूइड ऐसे, बॉडी फ्लूइड है ये, बॉडी फ्लूइड है, ऐसे सर्कुलेट होगा बॉडी फ्लूइड, है ना। इस तरह से बॉडी फ्लूइड क्या हो रहा है, ऐसे बॉडी फ्लूइड ये विसरल ऑर्गन के अराउंड में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ body fluid, circulation of body fluid around, circulation of body fluid around the visceral organ by contraction of body wall and मसल्स। मूवमेंट कैसा होगा इस बॉडी फ्लूइड में, ब्लड वेसल्स तो नहीं है, प्रेशर तो नहीं है, तो मूवमेंट कैसा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बॉडी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन से, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट होगी, बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा अराउंड द विसरल ऑर्गन। किसमें, इन राउंड वर्म्स में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसे क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। साइक्लोसिस से होता है वो इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको कंप्लीट किया। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम से हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे इस टॉपिक को। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इजी मेथड से हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम देखिए, समझ लो ये हार्ट है, यहाँ पर मैंने ये हार्ट ड्रॉ किया, ये हार्ट है, यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल रही है, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं हम। इस सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हार्ट है, हाँ, अब इसमें ये देखिए, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आते हैं, लंग्स, एल्वियोलाई। देखो ये ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकस, ये ब्रोंकियोल्स। तो ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए एल्वियोलस, एल्वियोलाई। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन आएगा ब्लड में, ब्लड में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा है। एंड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है,
एल्वियोलस में। समझ में आया? तो यहाँ पर हम ये दिखाएंगे, ऐसे एक एरो बनाएंगे। यहाँ दिखाया मैंने, ऑक्सीजन अंदर आया, एंड एक एरो ऐसे बनाएंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से। समझ में आया? ये यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए इसका ओपनिंग बॉडी के बाहर हो रहा, इतना ही ड्रॉ करेंगे, इतना सफिशिएंट है। फूड एंटर होगा यहाँ से बाहर जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फीसेस। यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटेस्टाइन से ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आएंगे। इंटेस्टाइन से ब्लड में क्या आएंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड होगा। यहाँ है यूरिनरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ ये है, समझ लो, ये है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ब्लड में, वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, देखिए ब्लड फिल्टर होगा, यूरिनरी सिस्टम में ब्लड फिल्टर होगा। यूरिनरी सिस्टम बनती है किडनी से, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहाँ होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। लेकिन ब्लड से कौन सा मटेरियल यूरिनरी सिस्टम में आएगा? वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड के वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आएंगे यूरिनरी सिस्टम में, एंड यूरिनरी सिस्टम से बाहर निकलेंगे वेस्ट मटेरियल, that is in the form of यूरिन। वेस्ट मटेरियल कौन से फॉर्म में होंगे? वेस्ट मटेरियल होंगे यूरिन के फॉर्म में बाहर। यहाँ पर हमने एक बॉडी सेल एक ही ड्रॉ करती हूँ, ये बॉडी सेल है। इससे लेबल कर देती हूँ मैं, टिश्यू है ये कोई। टिश्यू के आजू बाजू में टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं हम, बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ब्लड से ऑक्सीजन यहाँ आएगा, है ना, एंड ये ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाएगा सेल के अंदर। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? यहाँ पर सिर्फ इसका ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा न्यूट्रिशन, ब्लड से सेल में जाएगा, सेल से वेस्ट मटेरियल ब्लड में। तो इस तरह से
ये कोई एक ऑर्गेनिज्म को बना दिया हमने ऐसे, समझ में आए? तो इस तरह से ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन इन एनिमल। सर्कुलेशन इन एनिमल। एनिमल्स में दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। किसमें? हायर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में होता है ये। समझ में आया ना? हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स में सर्कुलेशन ऑकर by a special circulating fluid, and that is blood and lymph. Blood and lymph. Blood vascular system. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा? ब्लड आएगा, ब्लड, फिर वेसल्स भी आएंगी, ब्लड, ब्लड आएगा, वैस्कुलर, वेसल्स भी आएंगी। ब्लड को वेसल में डालने वाला ऑर्गन भी तो चाहिए, हार्ट आएगा। जो हायर एनिमल्स है, कॉर्डेट्स, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हायर एनिमल कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट में होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मतलब एक ऐसी सिस्टम है अपने बॉडी में जिसमें जो एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, दैट इज़ ब्लड। ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड है ये टिश्यू को सप्लाई किया जाता है। ब्लड टिश्यू को सप्लाई किया जाता है। ब्लड टिश्यू को सप्लाई कौन करता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड टिश्यू को कौन सप्लाई करता है? ब्लड टिश्यू को सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड टिश्यू को सप्लाई होता है। हार्ट जो है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। इसमें हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट पंप करता है ब्लड। तो सर्कुलेशन इन एनिमल में सर्कुलेशन इन एनिमल्स, हायर एनिमल्स, सर्कुलेशन ऑकर्स by a special fluid, that is blood or lymph. Next, blood vascular system. Blood vascular system consists of blood, blood vessels and heart. So by blood vascular system, blood is supplied to tissue by blood vessels, and heart is a pumping organ. Heart pump blood into the blood vessel. Heart pump blood into the blood vessels, and blood vessels, through blood vessels, blood circulation takes place. Through blood vessels, blood circulate inside the body, within the body, and various nutrients, oxygen supply to tissue takes place by means of this blood vascular system.
Any difficulty?